नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8, 10, 12 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 17 करोड़ से ज्यादा वोटर, 824 विधानसभा की सीटें। तो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जब चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, पश्चिम बंगाल में पहले कहा गया था कि 7.63 करोड़ के आसपास वोटर है। फिर चुनाव आयोग ने 60-62 लाख लोगों के नाम काट दिए। फाइनल फिगर आया 7.04 करोड़ वोटर का। आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 28 फरवरी तक 6.44 करोड़ वोटर एलिजिबल था चुनाव लड़ने के लिए, और करीब 45 से 50 लाख वोटर ऐसा है जिनका भविष्य अटका हुआ है, जिनके बारे में अभी भी नहीं तय हो पा रहा है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वो तार्किक विसंगतियों का शिकार है। आज 15 मार्च हो गई। ज्यादा से ज्यादा 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है बंगाल में, तो 16-17 को तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। तब तक क्या 45 लाख लोगों की फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी? अभी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एक दिन में 1 लाख फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही है। तो ये जो 15-20 लाख लोग क्या बचे रह जाएंगे और उनको चुनाव लड़ने का, चुनाव में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव घूमता है। थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। केरल से शुरुआत करते हैं। केरल को 9 अप्रैल को चुनाव होगा। कुल 140 सीटें हैं वहां पर। 2 बार से वाम मोर्चे की, एलडीएफ की सरकार है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ये चुनाव हरियाणा जैसा ना हो जाए, कांग्रेस यही दुआ कर रही होगी, क्योंकि अभी केरल में जितने सर्वे आ रहे हैं सब में कांग्रेस वाला यूडीएफ जीत रहा है, आसानी से जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग है केरल का चुनाव। केरल के कुछ जो लेटेस्ट जो केरल में जो सर्वे आए हैं वो बताते हैं कि एक सर्वे बता रहा है कि वहां की वामपंथियों की सरकार से 44% नाराज है, लेकिन 44% खुश भी हैं। 44% सरकार को भ्रष्ट बताते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कांग्रेस प्लस के वीडी सतीशन है 25% वोटों के साथ। विजयन मुख्यमंत्री 22% के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और उन्हीं की पार्टी की के शैलजा 15% के साथ तीसरे नंबर पर है। केरल में कांग्रेस को 140 में से 84 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, और वाम मोर्चे के गठबंधन को 51 सीटें मिल सकती हैं। एक सर्वे कांग्रेस प्लस को 93 सीटें दे रहा है, एलडीएफ को 46 और बीजेपी को 1 सीट दे रहा है। एक जो लेटेस्ट सर्वे आया है वो कांग्रेस प्लस को 78 सीटें दे रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी प्लस को 56 सीटें दे रहा है, और बीजेपी के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं। कांग्रेस प्लस के खाते में 32.7% वोट जा सकता है, वाम मोर्चे के खाते में 29.3%, यानी 2.5-3% वोट का ही फर्क है। ये मामूली फर्क है। बीजेपी के खाते में 20% वोट जा सकता है, लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी एलडीएफ से वोट छीन रही है। जो भी वोट मिलेगा उसको एलडीएफ का मिलेगा, तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा कांग्रेस को तो फायदा ही हो जाएगा इसका। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा खुशी का भी मौका है और गम का भी मौका है। वहां एलडीएफ को हिंदू पार्टी माना जाता है। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछा गया कि केरल की जनता से कि आपको लगता है वाम मोर्चे और बीजेपी में गठजोड़ है,
तो 34% ने कहा कि हाँ उनकी नजर में गठजोड़ है, 32% ने कहा कि गठजोड़ नहीं है और 34% ने ही कहा कि हम इस बारे में अभी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। असम का एक और चुनाव है जो कांग्रेस को जीतना चाहिए, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। इसके कारण ये दिए जा रहे हैं कि वहां 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान बहुत करते रहे हैं। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को कमान सौंपी गई है। सोनिया गांधी, भूपेश बघेल और कर्नाटक के जो डिप्टी शिव कुमार हैं वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी है। अब असम के अंदर जो अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं वो तो ऐसा नहीं बता रहे, वो ज्यादातर सर्वे हेमंत बिस्वा शर्मा यानी एनडीए का जो गठबंधन है बीजेपी प्लस उसको जीतता हुआ बता रहे हैं। यहां 126 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 90 सीटें, कांग्रेस प्लस के खाते में करीब 30 सीटें, एजीपी के खाते में 8 से 11 सीटें, बोडो पीपल फ्रंट के खाते में 8 से 10 सीटें, एआईयूडीएफ के खाते में 0 से 2 सीटें बताई जा रही हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक डिलिमिटेशन करवाया है। डिलिमिटेशन का फायदा उनकी सरकार को, बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगता है मोटे तौर पर, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम बहुल सीटें 40 प्लस होती थी, अब मुस्लिम बहुल सीटें 22 के आसपास रह गई हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं कि वो 126 में से 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी की वो जो 22-24 सीटों पर तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। साफ तौर पर उनका इशारा उस तरफ है, खासतौर से बराक वैली की सीटों की तरफ जो मुस्लिम बहुल कहलाती हैं, या फिर लोअर असम की सीटें। कांग्रेस के पक्ष में एक बात यह है कि वहां गौरव गोगोई अहोम समाज से आते हैं और अहोम समाज के लोग ही वहां ज्यादातर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ये थोड़ा सा हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने विवादास्पद बयानों के लिए भी खूब चर्चा में रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके गठबंधन, जिसका कांग्रेस एक हिस्सेदार है, वो सी वोटर के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी जो कि एआईडीएमके बीजेपी प्लस मान लीजिए, उससे 12% से आगे है वोट के स्तर पर। एक और वोट वाइब का सर्वे बता रहा है कि डीएमके यानी कांग्रेस प्लस को 35.8%, तो बीजेपी प्लस को 33.8%, सिर्फ 2% का फर्क है। टीवी के जो विजय कुमार की पार्टी है वो बहुत कुछ तय करेगी। विजय कुमार की पार्टी को 19.2% वोट मिल सकता है, जो महिलाओं में बड़ा प्रचलित है, युवा वर्ग में बड़ी प्रचलित हैं और एक युवा चेहरे हैं। लेकिन विजय कुमार को भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको बीजेपी प्लस के साथ चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पैसे का भी अभाव है, चुनाव को मैनेज कैसे किया जाता है वो भी उस स्तर पर भी वो बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है। स्पिक मीडिया का एक सर्वे है, डीएमके 35.8, बीजेपी 33 पॉइंट समथिंग, टीवी के 17, सी वोटर का डीएमके 45%, बीजेपी 33%, शाइनिंग इंडिया का डीएमके 36%, बीजेपी 37.5%, टीवी के 16.3%। तो टीवीके को 15% से लेकर 19% के आसपास वोट मिलता दिख रहा है। कि तमिलनाडु में एक स्टालिन की खासियत यह है कि जैसे बिहार में 10,000 योजना महिलाओं के लिए लाई गई थी और लूट लिया था मैदान नीतीश कुमार ने, ऐसे ही स्टालिन ने चुपके से एक 5,000 स्कीम लेकर आए और 1,31,00,000 महिला वोटरों के खाते में 5-5 हजार रुपए जमा करा दिए गए हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल का 1-1 हजार रुपया एडवांस, 3,000 ये हो गया और 2,000 रुपया स्पेशल समर असिस्टेंट के रूप में दिया गया है। मछुआरों को 8,000 रुपया प्रति मछुआरा दिया गया है। चाय बागान वालों को 2 रुपए प्रति किलो चाय की जो एमएसपी होती है वो बढ़ा दी है। तो इस सब का फायदा तमिलनाडु में स्टालिन को मिलता दिख रहा है। फिर भी दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का
कोई बहुत आधार नहीं है। केरल में वोट परसेंटेज के हिसाब से तो माना जा सकता है कि वो डबल डिजिट में आती रही है पिछले 2 बार के चुनाव से, लेकिन केरल में, तमिलनाडु में तो सिंगल डिजिट पर ही अटकती रही है। अब बच गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इंतजार कीजिए, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।